आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार के बारे में। म्यांमार में आपने सुना होगा कई सारे रोहिंग्या मुस्लिमों का जेनोसाइड किया जा रहा है। आर्मी वहाँ पे कितने बुरे बुरे कारनामे कर रही है, मास मर्डर, रेप, फिर उसके बाद लोगों को लूटा जा रहा है, जगह जगह गांवों को लूटा जा रहा है, जगह जगह गांवों को जलाया जा रहा है। तो आर्मी के द्वारा बेसिकली एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है। एथनिक क्लेंजिंग का मतलब क्या होता है? एथनिक क्लेंजिंग का मतलब ये होता है कि एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को साफ कर देना, एक तरह से वहाँ से उस कम्युनिटी का पूरा नामो निशानी मिटा देना कि ये रोहिंग्या कोई थे भी यहाँ पे ऐसे लोग। तो ये चीज़ की जा रही है। और म्यांमार की आपको सबसे एक अच्छी खासियत बताऊँ, आपको सबसे अच्छी खासियत, म्यांमार एक ऐसा देश है जहाँ पे बुद्धिज़्म, जहाँ के मेजॉरिटी पॉपुलेशन बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। वही बुद्धिज़्म जो हमेशा अमन चैन के पाठ पढ़ाता है, अमन चैन की बातें करते हैं, पीसफुल रिलीजन है सबसे ज़्यादा। लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात है कि म्यांमार में ये सारी चीज़ें हो रही है, ये बहुत गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दूसरे एक और दुख की बात है कि देखिए, जब वहाँ पे म्यांमार में पहले जब लोकतांत्रिक शासन आया 5 साल के लिए, तो जो वहाँ की लीडर रही है ऑंग सॉन्ग सूची, उसने इसके खिलाफ कुछ बोला नहीं। म्यांमार में जो इतना ब्रूटल क्रैकडाउन हो रहा है, इसके खिलाफ आर्मी ने कुछ बोला नहीं। तो देखिए आखिर ये क्या चीज़ हो रही है, तो क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि एक्चुअली में रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं कौन, आखिर म्यांमार का भी क्या चल रहा है अभी तक, म्यांमार में आखिर कैसे तख्ता पलट हुआ और अभी तक क्यों ऐसी इनके खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है सबसे ज़्यादा, और क्यों इनसे इतनी ज़्यादा नफरत फैली हुई है। तो आपको शुरुआत करने से पहले बता दूं कि मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, थोड़ा सा पहले आप ये जान लीजिए कि रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं कौन। तो देखिए, रोहिंग्या मुस्लिम जो है ना, ये म्यांमार के एक रखाइन प्रांत में रहते हैं। रखाइन प्रोविंस है, वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुस्लिम हैं और ये माइनॉरिटी में थे। जैसे अपने भारत में कैसे कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी में थे, वैसे ये भी माइनॉरिटी में ही आते थे। और बाकी की जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, जो लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं वहाँ पे, वो मेजॉरिटी में हुआ करते थे। तो अब देखिए, पहले तो देखिए बर्मा, म्यांमार का जो पहले नाम था ना वो था बर्मा। तो बर्मा से इसको 1989 में बदल के इसका नाम म्यांमार कर दिया गया। तब देखिए कई सालों से यहाँ पे मुस्लिम्स रह रहे थे, काफ़ी कुछ चल रहा था यहाँ पे, कई राजा रजवाड़ों का रूल चलता था। अब लेकिन जब देखिए ब्रिटिशर्स आए ना, तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ये बोला कि आप हमारा साथ दे दीजिए, हमको जो हमारे वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरह से मदद कर दीजिए, तो हमको सारे राइट्स दे देंगे, आपको आज़ादी मिल जाएगी, माइनॉरिटी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा। इस तरीके की बातें की गई थी म्यांमार में ब्रिटिशर्स के द्वारा। और देखिए वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा था उस समय। तो देखिए, और मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे भी पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसके बारे में भी चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब 1942 में फिर जापान ने इधर बर्मा को इन्वेड कर दिया, फिर काफ़ी सारी चीज़ें हुई। और 1945 आते आते क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया। ब्रिटिश की पावर कमज़ोर होने लग गई धीरे धीरे, और उसके बाद फिर सारी कंट्रीज़ को आज़ादी मिलने लग गई। और जब आज़ादी मिली तो उसके बाद भारत भी 1947 में आज़ाद हो गया। फिर उसके बाद 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को भी आज़ादी मिल गई। अब जब 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को यहाँ आज़ादी मिली, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जो जिसका यहाँ पे शासन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रूल चलेगा। तो देखिए जो जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब जैसे वहाँ पे बुद्धिज़्म था तो वो लोग अपने हिसाब से पूरा चलाते, तो उन्होंने अपने हिसाब से रूल चलाना शुरू कर दिया। अपने हिसाब से जो पॉलिसीज़ थी वहाँ की, वो सारी गवर्नमेंट ने लानी शुरू कर दी। ये सारी चीज़ें हो गई। अब 1950 में क्या हुआ ना कि जो रोहिंग्या मुस्लिम थे ना, इनको हालांकि उस समय से दबा के रखा गया था उस समय भी। तो देखिए उस समय क्या हुआ कि जब इन लोगों को दबा के रखा गया था ना, तो 1950 में भी इन्होंने एक बहुत बड़ा रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट का मतलब क्या था कि उन्होंने क्या रिवोल्ट कर दिया, काफ़ी ज़्यादा दंगे हो गए कि है ना, हमको बोला गया था कि यहाँ पे काफ़ी सारे राइट्स दिए जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें दी जाएगी, और उसके बाद बदले में तो कुछ मिला नहीं। तो ऐसे तो होने वाला नहीं है, फिर हमको तो कुछ देना चाहिए ना।
तो फिर उन्होंने कुछ दिया नहीं, और ऐसे करके चल ही रहा था ये सारी चीज़ें। अब देखिए 1962 तक ये सब देखिए डेमोक्रेसी थी यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ अच्छे से चल रहा था, सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। लेकिन 1962 में क्या हुआ, आर्मी ने का यहाँ पे तख्ता पलट हो गया, तख्ता पलट हो गया। यू नेविन जो यहाँ के लीडर थे, इन्होंने तख्ता पलट कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जुंटा गवर्नमेंट का रूल आ गया। यू नेविन यहाँ का डिक्टेटर रहा 1988 तक। 1988 में 888 अपराइजिंग भी हुई थी, जिसमें काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, डेमोक्रेसी को लेके काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1989 में क्या हुआ कि फिर आपको पता ही है ऑन्ग सांग सूची वापस आ गई थी। किसी दिन ऑन्ग सांग सूची के बारे में भी बात करेंगे। उनका भी जीवन काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा था, उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल तो किया, बट आज जिस हिसाब से म्यांमार की स्थिति है देख के लगता है कि उनके स्ट्रगल पे तो पानी फिर गया ऐसे में। अब देख के तो यही चीज़ लगती है। तो देखिए अब उस समय क्या हुआ कि ऑन्ग सांग सूची वापस आ गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये उसके बाद ऑन्ग सांग सूची आ गई, इलेक्शन हुए, लेकिन सत्ता सौंपने से आर्मी ने मना कर दिया, तो उनको नज़रबंद कर दिया 1989 में। और उनका जो नज़रबंद किया गया था, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, वो काफ़ी पीरियड 2010 तक तो ऐसे ही चलता रहा, और टाइम टाइम पे छोड़ दिया जा रहा था, फिर बंद कर दे रहे थे, ऐसे चलता रहा 2010 तक। तो अब देखिए अब यहाँ पे अपन बात कर रहे थे रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में। तो देखिए रोहिंग्या मुस्लिम जो है ना, ये माइनॉरिटी में। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि 1982 में क्या हुआ कि यहाँ पे नए नए सिटीजन लॉज आ गए, यहाँ पे नए नागरिकता कानून आ गए। अब ये जो नागरिकता कानून आया था, इसके तहत हुआ क्या था, नागरिकता कानून के तहत ये बोला गया था कि जितनी भी जो कम्युनिटी है, मतलब जैसे जो म्यांमार में मान लो अगर उन लोगों को हम नागरिकता देंगे कि जिन लोगों के माँ बाप यहाँ पे हैं, रह रहे हैं शुरू से, उनको सबसे ज़्यादा नागरिकता दी जाएगी। भले ही जो बाहर से जन्मे हैं और बाहर पैदा हुए, लेकिन जिनके माँ बाप वहाँ पे रह रहे हैं म्यांमार में। जैसे मतलब समझ लीजिए, अगर मान लीजिए अगर आपका अगर कोई अगर है, अगर जैसे आप हैं मान लीजिए, अगर आप अगर कहीं अगर फॉरेन में पैदा हुए, लेकिन आपके माँ बाप कैसे अगर भारत में रहे, तो आपको नागरिकता दी जाएगी, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊँ तो सेम वैसे ही था इस चीज़ में भी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ इसमें, और क्या बोला गया था कि जो बुद्धिस्ट जो लोग हैं ना यहाँ पे, उनको सबसे ज़्यादा, जो म्यांमार में रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा नागरिकता दी जाएगी। जो मेन म्यांमार के रहने वाले हैं शुरू से ही, जो अगर शुरुआत से म्यांमार में रह रहे हो और वहाँ पे धंधा कर रहे हो, अपना कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उनको नागरिकता दी जाएगी इस कानून के तहत। फिर एक और इसमें प्रोविज़न ये था कि जो और अगर मान लीजिए अगर बाहर से कोई और कम्युनिटी आती है, अगर मान लीजिए अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर कोई और अगर जैसे बुद्धिज़्म के अलग अगर और कोई अगर कम्युनिटी आती है जो माइनॉरिटी या और भी अगर जैसे होती है कोई भी, तो उसको यहाँ का सिटीज़न नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ रोहिंग्या मुसलमान, और इस चीज़ के तहत रोहिंग्या मुस्लिमों को इल्लीगल करार दे दिया कि मतलब वो ये तो इल्लीगल माइग्रेंट लोग हैं कि है ना, ये लोग बाहर से आए हैं और इन लोगों को बस ऐसे ही है ना बैठा दिया गया है खाली। तो अब इसके बाद हुआ क्या कि अब जैसे ही इन्होंने मना कर दिया, फिर इसके बाद और ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए कि भी ये क्या भेदभाव किया जा रहा है, ऐसे तो चलेगा नहीं, हम भी तो यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं रखाइन प्रोविंस में, तो हमारे खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है। और देखिए उस समय तो देखिए मिलिट्री रूल था, तो देखिए ज़्यादा कोई बोल नहीं सकता था। अब देखिए उसके बाद फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे हिंसा शुरू हो गई थी। अब देखिए 2001 में क्या हुआ था ना, 2001 में क्या हुआ कि आपको पता है कि है ना 9/11 अटैक हो गया। 9/11 मतलब क्या, वो ट्विन टावर को पूरी तरीके से ढा दिया गया था अलकायदा के द्वारा। तब इसकी वजह से क्या हुआ कि अब देखिए अब तालिबानियों का राज अफ़गानिस्तान में भी चरम पे था उस समय। तो देखिए अफ़गानिस्तानियों का राज जब उस समय चरम पे था, तो क्या हुआ कि उस समय जो उन्होंने क्या किया कि म्यांमार में एक बोधि ट्री श्राइन को गिरा दिया। उनके एक भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, वो पूरी मूर्ति को गिरा दिया। तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि ये जैसी ये चीज़ हुई यहाँ पे, तो इसकी वजह से पूरे म्यांमार में इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट हुए, और यहाँ पे क्या हुआ कि जगह जगह पे सब जगह दंगे फैलने शुरू हो गए और मुस्लिमों को इसके खिलाफ मारा जाने लगा, क्योंकि सरकार ने बोल दिया था कि हमारे बुद्धा के स्टैच्यू को गिराया, अब तो हम मुसलमानों को मारेंगे, अब चाहे जो हो जाए हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनका साफ साफ कहना था और उन्होंने यही करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे करके कई सारे मुस्लिमों को मारा गया। अब देखिए ये वही होता है, कोई अगर इंसान की अगर इसमें गलती नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर
जैसे मान लीजिए अगर कोई भी अगर मान लीजिए अगर आप घर पे बैठे हैं, आराम से यहाँ पे घर पे बैठे हुए क्या होगा, आपको कुछ पता नहीं, आपका कोई बेगुनाह है, आप तो घर में बैठे हुए, मिलिट्री आती है एकदम से आपको पकड़ के लेके जाती है और वहीं मार डालती है और क्या करती है कुछ पता भी नहीं चलता है, इस तरीके के करती है मिलिट्री। तो ये सारी चीज़ें होने लग गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर 2012 में भी ये चीज़ हुई थी। 2012 में क्या हुआ था ना कि आरोप यहाँ पे एक लगाया गया था कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने है ना बुद्धिस्ट महिला के साथ बलात्कार किया, ये आरोप लगाया गया। और जैसे ही यहाँ पे ये आरोप लगाया गया उसके बाद तो और यहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग शुरू हो गई। तो देखिए यहाँ पे और एथनिक क्लेंजिंग शुरू हो गई और काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लेकिन सबसे बड़ा जो मेन यहाँ पे है ना पलायन हुआ या जो भी यहाँ पे जेनोसाइड हुआ ना, वो हुआ 2016 से। 2016 में क्या हुआ था कि 2016 में वहाँ की जो आर्मी थी ना, आर्मी ने क्या किया, बहुत बुरे तरीके से क्रैकडाउन करना शुरू किया। 1950 में भी जो रिवोल्ट किया था उसको भी है ना बहुत ब्रूटल तरीके से कुचल दिया था आर्मी ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें हुई, 2016 में ये सब चीज़ें होने लग गई। तो फिर काफ़ी ज़्यादा जेनोसाइड हो गया, लोगों को मारा जाने लगा, घरों से निकाला जाने लगा, गाँव को जलाने लगे। अब ऐसे करके फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि अब कई सारे महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बहुत सारी चीज़ें घटनाएं हुई, अलग अलग घटनाएं हुई। तो फिर ऐसे में क्या हुआ कि कई सारे रोहिंग्यास थे वो है ना बाहर जाने लगे म्यांमार से, क्योंकि अब उन्होंने सोच लिया था कि हम कहीं पे हम कहीं पे भी रह लेंगे लेकिन अब कुछ भी करके म्यांमार तो नहीं जाएंगे। अब तो फिर ऐसे अब देख, और जो भी वहाँ से मुसलमान लोग निकल रहे थे ना, तो किसी के हाथ में गोली लगी थी, किसी के सर में गोली, किसी के पैर में, किसी को कहीं पे घाव हो गया था, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, ऐसे बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई भी थी। उसके बावजूद लोग निकल रहे थे। यहाँ रखाइन से है ना ये बॉर्डर जो है ना बांग्लादेश का शेयर करता है, तो बांग्लादेश चले गए, कुछ तो है ना भारत में भी आ गए, 40,000 रोहिंग्या भारत में आ गए। अब जब इनको बोला जाता है कि म्यांमार वापस जाओ तो ये लोग जाते नहीं है, ये लोग साफ बोल देते हैं कि है ना कुछ भी करके हम यहीं पे भले यहाँ पे मर जाएंगे भूखे प्यासे लेकिन हम म्यांमार तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम म्यांमार गए तो वहाँ पे तो सीधा गोली ही मिलेगी, बंदूक से आर्मी मारेगी हमको, उनको पता ही है। तो देखिए 10 लाख में से तो क्या हुआ, 6.25 लाख जो रोहिंग्या थे, मतलब 6,25,000 वो तो है ना बाहर चले गए और कई सारे रोहिंग्या थे। फिर 25 अगस्त 2017 को यहाँ पे बहुत बड़ा ये हुआ, क्या बोलते हैं ये यहाँ पे बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, 392 से ज़्यादा गाँवों को जला दिया वहाँ की मिलिट्री ने, बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया मिलिट्री के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दुख की बात है कि उस समय डेमोक्रेसी आ गई थी म्यांमार में। 2015 में इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पे एनएलडी जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी थी ऑन्ग सान सूची की, वो जीती थी। तो ऑन्ग सान सूची ने इधर कुछ नहीं किया। अब देखिए ऑन्ग सान सूची पे सबसे ज़्यादा क्यों सवाल उठता है, अभी मैंने आपको बताया कि ऑन्ग सान सूची को कई सालों तक नज़रबंद करके रखा गया, इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है, इन्होंने यूनाइटेड नेशन में 3 साल काम किया, तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इनके एक एक प्राइज़ भी वापस दिए जा रहे हैं इसकी वजह से। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि अब ऐसे में क्या हो रहा है कि इन्होंने बोल दिया कि है ना वो कुछ कर नहीं रही है इस मामले को लेके। तो फिर बहुत सारे लोगों का इसमें भी ये कहना है कि है ना मिलिट्री की चलती है, उनकी नहीं चलती है। तो फिर अब ऑन्ग सान सूची कठपुतली है, कुछ लोगों का ऐसे बोलना है। तो भैया अब लोगों का ये कहना है कि भैया मिलिट्री की चलती है तो उनके खिलाफ खड़ी होए, तो फिर लेकिन या तो ऐसा करो कि कुछ बोलो उनके खिलाफ, तो वो नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को बोलते कि है ना उनको ये सब करने में मज़ा आता है ये सारी चीज़ें। फिर कोई बोलता है कि है ना अगर ये वोट के लिए ऐसा करती है, अगर इन्होंने अगर रोहिंग्या मुस्लिमों को अगर इनको वोट अगर को बचा लिया, इनके फेवर में चली गई, तो बुद्धिस्ट लोग है ना इनके खिलाफ हो जाएंगे और इनको कोई वोट देगा नहीं। बुद्धिज़्म के लोगों में खाली मुस्लिमों के वोट जाएंगे और सब इनको हरा देंगे। तो भाई ये तो देखिए पावर की बात हो गई ना कि एक तरीके से तो आप पावर करप्ट हो गए, फिर ऐसे करके फिर ऐसे लीडर का फ़ायदा नहीं होता फिर ऐसे में। और फिर देखिए काफ़ी यूनाइटेड नेशन में इसकी काफ़ी ज़्यादा सुनवाई हुई है, और इंटरनेशनल कोर्ट ने भी है ना कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इसकी दिसंबर 2019 में सुनवाई की गई थी। तो ऑन्ग सान सूची
सूची अदालत में पेश हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि देखिए मिलिट्री की चलती है यहाँ पे, मिलिट्री के आगे अगर वो खड़ी भी हो जाए तो नहीं कर सकती। तो बहुत लोगों का ये कहना है कि या तो आंदोलन करो, नहीं तो पार्टी से इस्तीफा दे दो, तो वो भी नहीं किया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें, ऑंग सांग सूची पे सवाल उठ गए, यूनाइटेड नेशन म्यांमार को डांट चुका है इस चीज़ पे कि ये जो हो रहा है ये बहुत गलत है। और सबसे बड़ी बात है, यूनाइटेड नेशन डांटता तो है लेकिन आज तक म्यांमार पे कभी कोई सैंक्शंस नहीं लगाए यूनाइटेड नेशन ने, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को लगता है कि अगर सैंक्शंस लगा दिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएगी। चाइना उधर से है ना म्यांमार का सपोर्ट करता है मिलिट्री का, क्योंकि चीन में वैसे ही डिक्टेटरशिप चलती है, तो चाइना तो पूरी तरीके से म्यांमार का ही सपोर्ट करेगा। तब वो सारी चीज़ें हैं, तब ऐसे में देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। हालांकि आपको एक और बात बता दूं कि है ना, कई सारे जो रेफ्यूजी कैंप है ये बांग्लादेश के चिटगांव के है ना कॉप्स बाज़ार कैंप में रहते हैं। और देखिए कई सारे रेफ्यूजीज़ आ गए थे और इनको लेके काफ़ी सुनवाई हुई थी। अब बांग्लादेश ने इस पे काफ़ी अच्छा काम किया है कि वो काफ़ी लोगों को भेज रहा है यहाँ पे, मतलब मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है यहाँ पे, या जो भी उनको खाने पीने को दे रहा है प्रॉपर जो भी उनको चाहिए। अब इनको बोला जाता है कि म्यांमार वापस जाओ, तो इन लोगों ने साफ कह दिया है कि इनको पता है कि अगर म्यांमार गए तो मिलिट्री मार डालेगी इन लोगों को, तो ये म्यांमार नहीं जाना चाहते। 40,000 रोहिंग्या मुस्लिम्स तो भारत में भी आ गए थे, तो भारत ने भी बाहर भेजने की बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी म्यांमार गए थे कई बार, तो उन्होंने भी ऑंग सांग सूची से इस बारे में बातचीत की थी और बोला था कि इस मामले को सुलझाया जाए। और अभी 2021 में तो आपको पता ही है कि वापस से तख्ता पलट कर दिया आर्मी ने। और उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद फिर आपको पता ही है ऑंग सांग सूची को तब से गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक जेल में ही है, और अभी तक आर्मी का वहाँ पे रूल चल रहा है। तो देखिए म्यांमार में तो अभी जिस हिसाब से हो रहा है अभी तो देख के कुछ पता नहीं है, सिविल वॉर की कंडीशन तो है ही है वहाँ पे। और म्यांमार में जो मुस्लिमों के खिलाफ हो रहा है ये बहुत गलत है, ये तो देखिए नहीं होना चाहिए, तो बहुत गलत चीज़ है। ऑंग सांग सूची को भी इस पर खड़ा होना चाहिए था। तो देखना होगा, देखिए बांग्लादेश ने भी इसलिए इनको जिंदा ये सारी सुविधाएं दी है ना, मेडिकल फैसिलिटी या जो भी उनको कैंप में सुविधाएं देनी चाहिए, खाने पीने की, उनके रहने की, जो उनको प्रॉपर फैसिलिटी चाहिए, बांग्लादेश ने सब दिए। सब इसलिए भी दे दिए कम से कम इंसानियत तो ज़िंदा रहेगी कम से कम ऐसे में, भले म्यांमार की आर्मी कुछ नहीं करती। तो तब देखना होगा ऐसे में कि आगे क्या होता है, कि म्यांमार आगे सही से कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो अब देखना होगा कि अब आगे इन मुस्लिमों का क्या होता है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तब फिर वो आगे बाद में पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, एक एक टॉपिक समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए। कल किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।